Hello everyone, welcome back to my channel Kavis Academy. In this video I will going to discuss BHU Entrance Exam MSc Zoology 2020 पेपर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक। ओके, मीन्स टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, which of the following substance is released from the neuron in the gastrointestinal tract and cause smooth muscles relaxation? इसमें आपको सब्सटेंस का नाम पूछा गया है ना, कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि स्मूथ मसल्स जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द न्यूरॉन एंड दे कॉज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो है आपका VIP, दैट इज द वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ये जो है ये क्या करता है, ये एक हार्मोन है। ओके, कौन सा हार्मोन है? ये पेप्टाइड हार्मोन है, ध्यान रखना। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो VIP है दे स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ इन द हार्ट एंड इसकी वजह से क्या होता है, दे कॉजेज अ वैसो डायलेशन। ओके, एंड इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लोअर आर्टियल ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ ट्रैकिया, स्टमक एंड द गॉल ब्लैडर। तो ये सारे फंक्शन है, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लेना। सो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इफ अ सैंपल ऑफ DNA इज फाउंड टू हैव अ बेस कंपोजिशन मोल रेशियो ऑफ एडेनिन इज 40। यहाँ पे आपको एडेनिन की कंसेंट्रेशन कितनी है, मोल रेशियो कितना है, दैट इज द 40। ओके, थाइमिन का कितना है 22, ग्वानिन का कितना है आपका 21 एंड द साइटोसिन का है 17। अब देखो, आपको पता है कि अगर DNA ये सारे क्या है, बेस पेयर किसके न्यूक्लियोटाइड है, DNA के न्यूक्लियोटाइड है ना, DNA की बेस पेयर है। तो आपको पता है कि जो एडेनिन होता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, एंड जो ग्वानिन होता है वो बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, है ना। तो उसी कंडीशन में हम बोलते हैं ये कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर, लाइक जितना A है उतना T होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जितना A कितना है 40 है, T कितना है 22 है, जो जितना A है उतना T होना चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो DNA है आपका वो डबल स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता। अगर वो डबल स्टैंडर्ड होता तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती, क्योंकि डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, है ना, A T के साथ बनाएगा, G C के बजाय बनाएगा, तभी तो एक स्टैंड ये होगी एक स्टैंड ये होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो ग्वानिन की कंसंट्रेशन 21 है एंड साइटोसिन की 17 है, तो ये भी अनइक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका डबल स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो डबल स्टैंडर्ड कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा एंड ये रहा, तो ये तो होंगे ही नहीं। ओके, तो ये मॉलिक्यूल आपका सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज इस सबके सब बॉन्ड है वो सबके जब जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अनइक्वल है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है तो उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, एज कम्पेयर टू डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इकोटोन और द ट्रांजिशन जोन हैज़ अ स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इकोटोन और द ट्रांजिशन जोन हैज़ स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे पूछा गया है, सबसे पहले चीज़ ये आती है कि इकोटोन का मतलब क्या होता है। इकोटोन को ही हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ओके, तो देखो इकोटोन किसको बोलेंगे, इज द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कैसे, देखो मान लो कि एक ये कम्युनिटी है, ओके, एक दूसरी ये रही, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, उसको इस दो कम्युनिटी के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। कैसे, देखो, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इकोटोन की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कितनी होती है ना, इन दोनों के कंपेयर में। तो देखो वेट, इकोटोन की एक खास बात होती है, क्या होती है कि यहाँ पे क्या होता है, ये कम्युनिटी एक दूसरी ये कम्युनिटी, इसके बीच में ये जो एरिया दैट इज द इकोटोन। ओके, यहाँ पे इसकी एक खास बात है कि इन दोनों के कंपेयर में यहाँ पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कैसी होती है, मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू एडजॉइंट कम्युनिटी। ओके, तो ऑप्शन में देखो लेस देन द एडजॉइंट कम्युनिटी, इसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगी क्या इन दोनों से, नहीं, इसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो ये तो होगा नहीं। ग्रेटर देन सम और लेस
अदर देन द कम्युनिटी, एक से कम और एक से ज़्यादा ऐसा तो नहीं हो सकता, ग्रेटर देन द एडजॉइंट कम्युनिटी, ठीक है, ये आपका होता है करेक्ट आंसर। कैसे कि इसकी जो स्पीसी डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दोनों के कंपेयर में, ओके, तो ये ऑप्शन होता है आपका करेक्ट। तीसरा क्या है, इक्वल टू दैट एडजॉइंट कम्युनिटी, जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो इकोटोन है वहाँ पे आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, अ फैट मैप। तो फैट मैप की एक सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए जो फैट मैप होता है, ट्रेस द डिफरेंशिएशन पाथवे फॉर द सेल एंड द ग्रुप ऑफ सेल, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, द इंटरनल कैनाल ऑफ इकाइनोडर्मेटा कनेक्टेड विद द सी वाटर आउटसाइड थ्रू द स्ट्रक्चर इज नॉन एज। जो इकाइनोडर्म है, ओके, ये जो इकाइनोडर्म है इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है ना, आउटर जो अंदर वाली जो इंटरनल कैनाल है वो बाहर के कौन से स्ट्रक्चर से कनेक्ट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे जो बाहर वाला जो एरिया होता है दैट इज द मैड्रिपाइट, है ना, ये दिख रहा है इस टाइप में, है ना, इसको हम बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, लाइक पहले भी एग्जाम में ये पूछा गया है, सो ध्यान रखना। Now question number 86, which one of the following best describe the morpholactic type regeneration। तो देखो जो टाइप ऑफ रीजनरेशन वाला जो टॉपिक है ना, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वो आप अच्छे से लर्न कर लेना, उसकी क्या क्या खास बात है टाइप ऑफ रीजनरेशन की, उसके एग्जांपल्स क्या है, तो वो सारा आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है मॉर्फिलोटिक टाइप ऑफ रीजनरेशन। तो ये जो रीजनरेशन है इसका मतलब क्या होगा, मान लो कि ये हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा, इसको मैंने कट किया तो ये 2 पार्ट में कट हुआ ऐसे, ओके। फिर ये जो पार्ट है, ये जो कट वाला पार्ट है लॉस हो गया, तो यहाँ पे जो ऑर्गन है वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस रीजनरेट हो जाएगा, लॉस पार्ट क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, ओके, रीपैटर्निंग हो जाएगा, वापस आ जाएगा, तो और न्यू हाइड्रा में हो जाएगा, ओके। 2 न्यू हाइड्रा बन के जितने पीस बनेंगे उतने न्यू हाइड्रा बनते जाएंगे, उसको हम बोलते हैं मॉर्फिलोटैक्टिक रीजनरेशन। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ में एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है वो नहीं होता है ना, विदाउट रिक्वायर द सेल डिवीजन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 2 ऑप्शंस ध्यान रखने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, डी डिफरेंशिएट। देखो पहले में डी डिफरेंशिएट का मीन क्या होता है, मान लो कोई सेल है ना, मान लो कोई पर्सन है, ह्यूमन की बात कर लो, ओके। उसका जो हैंड है, अगर मैंने हाथ उसको काट दिया, हाथ काटने के बाद इसके अंदर ऐसे सोचो आप, वेट, मान लो कि कोई ऑर्गन है, कोई सेल है ना, कोई पर्टिकुलर फंक्शन करी थी, एक सेल है पर्टिकुलर फंक्शन करी थी, किसी कंडीशन की वजह से उसका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना, जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीज़न की वजह से कोई भी जीन लाइक ब्लॉक हो गया, है ना, म्यूटेशन हो गया, तो उस वजह से उसका फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ फंक्शन को ही हम बोलते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, उसको हम बोलेंगे ये सेल कैसी हो गई, अनडिफरेंशिएट हो गई, है ना। देखना ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन आ रखा है, अगर कोई सेल डिफरेंशिएट सेल थी मीन्स पर्टिकुलर फंक्शन कर रही थी, अगर वो अनडिफरेंशिएट हो जाती है इसका मतलब होता है वो अपना फंक्शन लॉस कर चुकी है। ये जो प्रोसेस है डिफरेंशिएट से अनडिफरेंशिएट होना, दैट इज नॉन एज अ डी डिफरेंशिएट सेल, ओके। अगर यहाँ पे अनडिफरेंशिएट सेल वापस डिफरेंशिएट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो ये दोनों में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए, ओके। पूछे जाते हैं री डिफरेंशिएट क्या होता है, डी। तो यहाँ पे कुछ लॉस ऑफ फंक्शन की बात थोड़ा ना हुई, यहाँ पे तो पूरा ऑर्गन है वापस रीजनरेट हो रहा है, तो ये होगा नहीं, है ना, ये भी होगा नहीं, यहाँ पे भी डी डिफरेंशिएट है। सेकंड में क्या है, रीपैटर्निंग, ठीक है ये हो सकता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, विद द सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन नहीं होगा, विदाउट द सेल डिवीजन होगा, है ना, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है, रिपैटर्निंग इन द ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ सेल डिवीजन एज सीन इन हाइड्रा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 4th करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, ग्लाइकोलिपिड एंड द स्पिंगोमाइलिन आर सिंथेसाइज इन।
तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सारे लाइक जितनी भी ऑर्गन्स दे रखे, ऑर्गेनल्स दे रखे, उसके फंक्शंस पता होना चाहिए ना। लाइक लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है ना, गोल्जी का क्या है। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस एंड द ग्लाइकोलिपिड एंड द स्पिंगोमाइलिन का जो सिंथेसाइजेशन होता है वो होता है गोल्जी के अंदर, है ना। गोल्जी बॉडी का ये फंक्शन होता है। तो गोल्जी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एक्रोसोमल रिएक्शन में जो स्पर्म का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ना वो फॉर्म बाय द गोल्जी वेसिकल, ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है। एंड फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस जिसके अंदर आपका ग्लाइकोलिपिड आ गया एंड स्पिंगोमाइलिन आ गया ना, स्पिंगोलिपिड का ये है एग्जाम मीन्स के पार्ट है। एंड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ग्लाइकोसाइलेशंस है ना, तो आपको सारे फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं है, सबकी बेसिक तो क्या थोड़ा डीप नॉलेज ले लेना। लाइसोसोम की डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से एंजाइम की वजह से कौन सा डिफेक्ट हो जाता है, कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो लाइसोसोमल डिजीज़ जो पोर्शन है ना, तो वहाँ से आप अच्छे से देख लेना। माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ होती है, तो वो भी अच्छे से देख लेना, इसका फंक्शन क्या है वो भी देखना। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो भी देख लेना। एंड गोल्जी के भी। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, आफ्टर सिक्रेशन ऑफ trypinogen into duodenum, the enzyme is converted into its active form trypsin by which of the following। जो ट्रिप्सिनोजन है ये एंजाइम है। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, जो ट्रिप्सिनोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू द ट्रिप्सिन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन से किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये एंजाइम कन्वर्ट होगा। तो देखो यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज द एंटीरोपेप्टिडेज। एंटीरोपेप्टिडेज क्या करता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीरोपेप्टिडेज। ओके, इस ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो ट्राइपिनोजन है ये जो है ये क्या है, ये आपका है इनएक्टिव। कैसा है ये, इनएक्टिव है। ओके, एंड फिर ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू द ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव एंजाइम है। ओके, फिर ये जो ट्रिप्सिन है क्या करेगा, ये डाइजेस्ट सिस्टम के एंजाइम है, ये क्या फंक्शन करेगा, ये फंक्शन करेगा जो भी बॉडी के अंदर लाइक खाने के डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जो प्रोटीन या फिर पेप्टाइड है उसको अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन करेगा ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत बार पूछी जाती है कि जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाइमोजन। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन दैट ओव्यूलेशन हैज टेक प्लेस। तो ऐसा कौन सा इंडिकेशन है जिससे पता चलता है कि ओव्यूलेशन हो चुका है। तो देखो यहाँ पे आपको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो 30 डेज का होता है वो आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि कौन सा लेवल क्या क्या होता है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेट, तो आपको पता है कि ये 30 डेज होते हैं, उसके अंदर 0 to 14 जो 14 डेज हुआ होता है उसके उस टाइम में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओके, उस टाइम में क्या होता है, LH एंड FSH का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, अब जैसे ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन टेक प्लेस होने के बाद क्या होता है, किसका लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है ना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो भी पहले 36 था फिर 37 हो जाता है ना, बढ़ जाता है। तो ओवरऑल चीज़ क्या है, ओव्यूलेशन के बाद में दो चीज़ें बढ़ती है। क्या बढ़ता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, दूसरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो ये ओव्यूलेशन के बाद में, तो देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज इन ये रहा। ओके, एंड दूसरा क्या, टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्या, ड्रॉप इन टेम्परेचर, तो ये होगा नहीं, इंक्रीज होता तो हो जाता। ओके, इंक्रीज इन FSH एंड LH ये तो पहले बढ़ जाता है, ये 14 डेज ओव्यूलेशन हो रहा है उस टाइम बढ़ता है ना, ओव्यूलेशन के बाद में नहीं। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है उसके बाद वो बताना आपको ना कि इंडिकेशन दैट ओव्यूलेशन हैज़ टेक प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो एकदम से बढ़ता है ना FSH LH, तो हमें थोड़ा पता चलेगा। तो उसके बाद में जो प्रोजेस्टेरोन है उसके लेवल से देखने के बाद पता चलता है कि हाँ अब क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल पूरे 14 डेज के बाद में इंक्रीज ही रहता है ना, 14 से 13 डेज तक। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है उसके लेवल को देख के हमें पता चलता है कि हाँ कि यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट।
ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, लाइफ में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम तो इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, तो इस ग्राफ को आप अच्छे से देख लेना ना। Now, question number 90. A newborn become lethargic after feeding and increase his respiratory rate. He become virtually comatose, responding only a painful stimuli, and exhibit mild respiratory alkalosis. Of the urea cycle disorder is RU and the evolution of the serum amino acid level of the limiting in the presence of the hyperammonia, production of which of the following amino acid is always increased. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको आफ्टर फीडिंग के बाद में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होती है, बढ़ गई। ओके, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो गई उसकी, बढ़ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दे एक्सिबिट माइल्ड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो गई। एंड जब उसको डॉक्टर ने डिटेक्ट किया तो उसके अंदर क्या हो गया, हाइपर अमोनिया, मीन्स अमोनिया की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ गई। अब देखो, अगर बॉडी के अंदर अमोनिया की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है ना, मेन ये हाइपर अमोनिया, अगर अमोनिया की कंसनट्रेशन बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टॉक्सिक क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा अमीनो एसिड होगा जो इस चीज़ को लो करेगा, है ना, कौन सा अमीनो एसिड का लेवल बढ़ेगा। देखो, जब अमोनिया की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, वो क्या करता है, सिंथेसाइज ग्लूटामाइन। ओके, वो ग्लूटामाइन को सिंथेसाइज करेगा। एंड ये जो ग्लूटामाइन है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ओके, ये जो ग्लूटामाइन है वो क्या करेगा, जो अमोनिया को क्या करेगा, यूरिया एंड प्यूरिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ओके, तो इसका ये फंक्शन होता है। तो इसके साथ मिलके ये क्या करेगा, उसको जो टॉक्सिक अमोनिया है उसके लेवल को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। ओके, तो ओवरऑल चीज़ क्या कर रहा है, रेगुलेट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, जो अमोनिया की कंसनट्रेशन है वो कम करेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। Now, which of the following event is likely to protect the host DNA from the E. coli digestion? तो E. coli digestion से प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो सिंपल सी बात है। तो ये जो E. coli जो प्रोकैरियोट होते हैं, वो जो मिथाइलेशन साइट होती है उसको लगता है कि मेरी साइट है ना, तो उसको डाइजेस्ट करेगा नहीं, तो हाउस की डीएनए को क्या कर लो, मिथाइलेट कर लो ना, जो उसकी रिकॉग्नाइज साइट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट, दैट इज द मिथाइलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज साइट ऑन द डीएनए। Now, question number 93. Filarial worm that can be seen in conjunctiva of eye is. तो जो फिलेरियल वॉर्म है, तो ये जो फिलेरियल वॉर्म है जो कि आई के अंदर दिखेगा। ओके, तो ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, लोआ। तो लोआ क्या है, इज द फिलेरियल लोआ। ओके, तो जो लोआ क्या है, इज द फिलेरियल नेमेटोड्स है जो कि लोआ फिलेरियसिस कॉज करता है। ओके, देखो इस टाइप में दिखता है, ये आई है, आई के अंदर ये वॉर्म दिख रहा है आपको, है ना, ये जो वॉर्म्स दिख रहे हैं आई के अंदर, तो ये आपका ये है लोआ। ओके, राउंड वॉर्म है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 4th करेक्ट ना। ये जितने भी वॉर्म्स है ना, उसकी लाइफ साइकिल, उसका डिजीज कहाँ करता है, उसका कौन सा एरिया है, ओके, एंड किस स्टेज में वो इन्फेक्ट कर रहा है, जितनी भी उसकी लाइफ साइकिल है ना, वो सारा आप अच्छे से देख लेना। उसके ऊपर किसी में क्या पूछ लिया जाता है, किसी में उसकी लार्वा स्टेज पूछ ली जाती है, किसी में ये पूछ लिया जाता है उसको होस्ट क्या है ना, अलग अलग वॉर्म्स होते हैं। तो आप सारे वॉर्म्स के बारे में अच्छे से एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 94, कनेक्जिन इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर आता है ये। तो कनेक्जिन्स का डायग्राम ऐसा होता है, कनेक्जिन्स का ना इस टाइप का होता है, उसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन चैनल। तो इसके अंदर कनेक्जिन होता है, ये दिख रहा है आपको, ये। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये है। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ऐसे कनेक्ट होगा। ओके, इसके अंदर ये जो कनेक्जिन्स है, एक को हमने कनेक्जिन्स बोला, एक पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे कॉनेक्सॉन, इसको पूरे को बोलेंगे कॉनेक्सॉन, एंड एक को हम बोलेंगे कॉनेक्जिन। इसका मेन फंक्शन क्या है, मान लो कि ये जो सेल है इसके पास कोई आयन है, तो इसका क्या करेगी, ये ट्रांसपोर्ट करेगी, आयन्स का ट्रांसपोर्ट करेगी, कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल्स है उसका ट्रांसपोर्ट करेगी। तो इसके ये फंक्शंस होते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, तो फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है। तो ये क्या है आपका, ये कनेक्जिन इज द एग्जांपल ऑफ गैप जंक्शन प्रोटीन। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। Now, question number 95. The savanna grassland ecosystem is characterized by.
तो ये जो ग्रासलैंड है इज द कैरेक्टराइज बाय द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, which one of the following example will possess atoc and the epitok region in its body। तो देखो ये जो आपको हेट्रोनेरिस का जो डायग्राम है ना, उसको आप अच्छे से देखना। जब आप देखोगे तो हेट्रोनेरिस के बारे में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हेट्रोनेरिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख लेना। उसकी जो पैरापोडिया होता है, तो ऊपर वाला जो होता है दैट इज़ द एटोक रीजन, ये दिख रहा है, एंड जो नीचे वाला एरिया होता है दैट इज़ द एपिटोक। सो एटोक एंड एपिटोक कहाँ पे होता है, ये हेट्रोनेरिस के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न इज ऑब्जर्व इन फ्रॉग एम्ब्रियो। अब देखो फ्रॉग के एम्ब्रियो के अंदर कौन सा क्लीवेज पैटर्न होता है, तो आपको क्या करना है कि जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है, क्लीवेज प्रोसेस है, उन सारे की आपको अच्छे से करना है ना, अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि क्लीवेज के ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। कभी किसका पूछते हैं तो कभी किसका, कोई भी एग्जाम्पल देख के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको फ्रॉग एम्ब्रियो का पूछा गया। सबसे पहला आता है आपका स्पाइरल। तो स्पाइरल क्लीवेज होता है मॉलस्का के अंदर, ध्यान रखना, पूछा जाता है मॉलस्का के अंदर है ना, तो वो ध्यान रखना स्पाइरल होता है। डिस्कॉइडल क्लीवेज ये भी पूछा गया बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, लाइक रेप्टाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर आपको डिस्कॉइडल मतलब कि जो यॉल्क है वो सबके सब यहाँ पे आ जाएगा है ना, ये सबके सब यहाँ साइड में आ जाएगा, या फिर यॉल्क एक यहाँ इस साइड आ जाएगा है ना, तो जो क्लीवेज है वो यहाँ पे हो जाएगा, क्लीवेज यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये डिस्कॉइडल। फिर आता है सुपरफेशियल। सुपरफेशियल जस्ट डिस्कॉइडल का उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है, सुपरफेशियली क्लीवेज। क्लीवेज कहाँ हो रहा है, इस साइड हो रहा है ना। यॉल्क कहाँ है, यहाँ पे यॉल्क है, यहाँ पे यहाँ बीच में है ना, तो यहाँ पे यॉल्क क्या है बीच में, और इस वाले डायग्राम में इस वाले डायग्राम में जो यॉल्क का है वो यहाँ पे है ना, तो दोनों में ये चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे रेड कलर में यॉल्क है, यहाँ पे ये ब्राउन येलो कलर में यॉल्क है। ओके, तो यॉल्क की अमाउंट यहाँ पे ऐसे होती है। सुपरफेशियली मीन इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। फिर आपका आता है रेडियल, जो कि है फ्रॉग, सी अर्चिन है ना, यहाँ इसके एग्जाम्पल से। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, most of the glucose that can be filtered through the glomerulus undergoes reabsorption is। तो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, यही पूछा गया है। ओके, तो देखो वेट, ये जो डायग्राम है ना, ये किसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का डायग्राम है। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ये रहा ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब में हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा प्रॉक्सिमल ट्यूब। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। बाकी सारा एरिया में ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लाइक आपको नेफ्रॉन को पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी ये जो ग्लोमेरुलस का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, रीअब्जॉर्प्शन कितनी फिल्ट्रेशन रेट हुई, कितना क्या हुआ, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सॉल्ट का कहाँ होता है ना, कौन से पार्ट में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, ये आ जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाइपोटोनिक कंडीशन कहाँ है, हाइपरटोनिक कहाँ है ना, इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर। ओके, तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चंस पूछे, 4-5 इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो आप अच्छे से कर लेना। इस टॉपिक के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, आइडेंटिफाई विच ऑफ द लिस्टेड पैरासाइट इज नॉट एन एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी की सरफेस पे ना, बॉडी के बाहर। अगर एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहता है ना, तो यहाँ पे टिक है तो बॉडी के बाहर रहती है, माइट्स बॉडी के बाहर, फ्ली बॉडी के बाहर, बट जो राउंड वॉर्म है वो आपकी बॉडी के अंदर, इनफैक्ट इंटेस्टाइन में है ना, बॉडी के अंदर कहीं पे भी आपको इन्फेक्ट कर लेती है। तो राउंड वॉर्म अभी हमने देखा लोआ है ना, आई के अंदर जो एंडोपैरासाइट है। तो वैसे ये एंडो एंड एक्टो दोनों होता है ना। राउंड वॉर्म है जो एंडो भी होता है एज वेल एज एक्टो भी होता है, बट यहाँ पे सबके सब एक्टो है ना, कोई भी एंडो है नहीं, बट ये है कि एंडो था ना, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये करेक्ट आंसर है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 100, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 100, द टर्म मल्टी वॉलेटाइल इज रिलेटेड विद। जो मल्टी वॉलेटाइल है, देखो वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसकी बहुत सारी जनरेशन, एक साल के अंदर बहुत सारी जनरेशन हो सकती है ना, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। मल्टी मीन्स बहुत सारी। ओके, सो ये जो टर्म है वो सेरीकल्चर के रिलेटेड होता है। सो सेरीकल्चर ना, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा
सिल्क वॉर्म है ना, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। ये जो सिल्क वॉर्म है, एपीकल्चर है, लैग कल्चर है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेना। ओके, इनके बारे में क्या इससे क्या डिजीज़ होती है, इनके कितने टाइप्स है, ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, इसकी लाइक इसकी कौन कौन सी ब्रीड्स के नेम क्या है ना, इंडियन ब्रीड्स कौन सी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस टॉपिक के लाइक सेरीकल्चर, लैग कल्चर, एपीकल्चर, लैग का बहुत पूछा जाता है ना, इसकी ब्रीड्स के बारे में, सेरी का ही पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि कौन कौन से ब्रीड्स है, क्या नाम है, इंडिया के अंदर क्या है, और इसका क्या यूज़ है, कौन सी अच्छी क्वालिटी का हनी देता है ना, कौन से एपीकल्चर में कौन सी हनी, कौन सी अच्छी क्वालिटी की हनी देती है, किसके अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हनी मिलता है। ओके, कौन सा हनी कैसे लाइक डिजीज़ के लिए हेल्प करता है ना, कौन से डिजीज़ में प्रिवेंट करता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेना है सबका। ओके, और उसके रिलेटेड जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने हैं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, 100 क्वेश्चंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम वो लास्ट वीडियो होगी पार्ट 6, एंड उसके अंदर हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, @काविस अकेडमी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काविस अकेडमी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। सो टेक केयर, बाय बाय।